हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का जीएस पेपर नंबर 1। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, हम लोगों का पार्ट 1 था वो डिस्कशन, और उसमें हम लोगों ने जो 10 मार्कर क्वेश्चन है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। दो तरीके के क्वेश्चंस हैं इस पेपर में और ये पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, जिसमें 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको 150 वर्ड लिखने होते हैं, और दूसरा होता है जो 250 वर्ड लिखना होता है जिसमें आपका 15 नंबर का आ जाता है, 15 मार्क्स के बेसिकली होते हैं। तो जो 10 मार्कर क्वेश्चन है पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। जिन लोगों ने नहीं गो थ्रू किया है वो आई बटन पर क्लिक करके उस सेशन को देख सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले क्विक वे में हम लोग बेसिकली जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है हमारा जो की टर्म्स हो गए। तो जो भी इसके की टर्म्स हैं, जो कीवर्ड है, उसको हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसमें क्या फ्लो चार्ट या फिर क्या कंटेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, और फिर फाइनली हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर में इसका क्या बॉडी यानी मेन कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मेन आंसर। तो ये 3 चीज़ें आप लोग आइडेंटिफाई करिए। 3 चीज़ों के बारे में ही हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, यही 3 चीज़ें हमें देखनी भी होती हैं। अब जो क्वेश्चन है वापस से यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, यानी कि हिंदी में अगर देखते हैं तो वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। आगे बोला जा रहा है कि आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं। अब इसका जो आंसर है वो हम लोग जरा फटाफट जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे जो 1 to 10 थे, और अब आगे बढ़ते हैं। यह हमारा सवाल आ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले जब आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आंसर को तो उसमें आप टाइमलाइन बता सकते हैं वैदिक सोसाइटी का कि कब से स्टार्ट हो रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1500 AD से स्टार्ट, 1500 BC से बेसिकली स्टार्ट होती है, और फिर इस तरीके से हमारा वैदिक समाज, वैदिक सोसाइटी चलता आ रहा है। जब वैदिक सोसाइटी के बारे में आप बता रहे हैं तो एक फ्लो चार्ट बना करके ये भी दिखा सकते हैं कि वैदिक सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या रही है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर की जाती थी, फिर रूरल बेस्ड सिविलाइजेशन यहाँ पर थी, गाय की बहुत ज़्यादा महत्व था, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी आप चाहे तो यहाँ पर दिखा सकते हैं। जो मेन सवाल है उसमें बोला गया रिलीजन के साथ में लिंक करने को, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि जो यहाँ पर जो लोग थे वो रिलीजियस बिलीव रखते थे, यानी कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती थी। अब इसमें तमाम चीज़ें थी, जैसे इसमें लिटरेचर था, वेद था, वेदांग था, उपनिषद थे, ब्राह्मण्स थे, अरण्यकाश थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा अगर रिलीजियस बिलीफ में देखते हैं तो यहाँ पर आश्रम पद्धति हुआ करती थी, जीवन को 4 आश्रम सिस्टम में डिवाइड करके रखा गया था। दूसरा होता था अलग अलग तरीके के रिचुअल हुए थे, जैसे शादी हो गई तो उसके भी रिचुअल हुआ करते थे, उसके भी अपने तरीके होते थे। अच्छे विवाह थे और जो बुरे विवाह हैं वो भी हुआ करते थे। 16 संस्कार हुआ करते थे। जीवन में किस समय पर क्या संस्कार होने चाहिए इसको भी आइडेंटिफाई किया गया था। एजुकेशन के लिए द्विज सिस्टम हुआ करती थी, द्विज व्यवस्था हुआ करती थी। फिर उसके बाद से अगर बात करते हैं तो डाइटीज़, यहाँ पर जो नेचर है, जो एनर्जी है उसकी पूजा की जाती थी, ऊर्जा की यहाँ पर पूजा की जाती थी। और ये सारी चीज़ें हमें ऋग्वेद में मेंशन मिलती भी हैं, लिखी हुई चीज़ें मिलती भी हैं। वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया था ताकि समाज को किस तरीके से एक बैलेंस करना है उसके बारे में भी बता दिया गया है, और कार्यों के बारे में यानी क्या फंक्शनैलिटी कौन लेगा उसके बारे में बताया गया है। तो ये तो वो हो गई जो यहाँ पर सवाल हमारा पूछा गया है कि हमारा वैदिक सोसाइटी और रिलीजन में क्या मेन फीचर है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, लिंक कर दिया क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपको बताना है क्या समाज में आज के समय भी ये चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं, तो आप बताएंगे यस बिल्कुल यहाँ पर जो चीज़ें प्रैक्टिस की जा रही हैं, जैसे अभी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, मंत्र होते हैं, चैंटिंग्स होती है, ये सब अभी भी किए जाते हैं। मंत्र और चैंटिंग के थ्रू एनर्जी भी निकाली जाती है, एनर्जी का भी प्रैक्टिस होता है। इसके अलावा रिचुअल्स भी आज की डेट में होते हैं, जैसे कि व्रत रखना या फिर शादी या फिर किसी भी तरीके का अगर सामाजिक सोशल कोई प्रैक्टिस की जा रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं रिलीजियस अफेयर हमें देखने को मिल जाती है। वर्ण सिस्टम, आश्रम सिस्टम आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। डाइटीज़ को पूजा आज भी की जाती है, कहीं ना कहीं एक अपने हमारे आइडियल होते हैं, उस आइडियल के बेसिस पर ही अल्टीमेटली पूजा वगैरह की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैदिक समाज का जो टाइमलाइन था और उस समय के जो तरीके थे वही आज भी प्रैक्टिस की जा रही है। चीज़ें अब थोड़ी सी बदल गई हैं, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी और जो ज़माना है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, समाज बदला हुआ है, तो हमें उसी हिसाब से अपनी चीज़ों को भी बदलना होता है, हमें उसी हिसाब से ही मॉडिफाई करना होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रैक्टिस सेम है, लेकिन अब जो है वो सेंस कंटेम्प्रेरी सेंस हो गया है। तो जो आंसर लिखेंगे हम उस तरीके से लिखेंगे, जब भी कंक्लूड करेंगे तो आप ये बताएंगे यस
स्टिल दीज थिंग्स आर रेलिवेंट, आज भी और सारी चीज़ें रेलिवेंट है, प्रैक्टिस की जाती हैं, बट थोड़ा सा तरीका मॉडर्न हो गया है, तरीका अब थोड़ा बदल गया है, क्योंकि आज का जो कंटेम्प्रेरी टाइम है उसमें साइंस एंड टेक और जो बाकी के डेवलपमेंट्स है वो थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। सवाल में सीधे तौर पे ये बोला गया है सल्तनत टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या लिए गए थे और ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे वो समाज को किस तरीके से बदले थे। 2 पार्ट है क्वेश्चन का और 250 वर्ड लिखने हैं। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं, जब आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आंसर को तो वहाँ पर बताइए सल्तनत पीरियड के बारे में, सल्तनत पीरियड किस तरीके से चल रही थी। नॉर्मली 1000 AD या 1100 AD से माना जाता है और ये 1500 AD तक जाता है। इस दौरान में अरब के, तुर्क के, मंगोल, अफ़गान, ये सब अलग अलग तरीके के इन्वेडर्स आए थे और ये लोग इंडिया में आए थे और फिर अल्टीमेटली मोहम्मद गौरी के बाद में यहाँ इंडिया में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। दिल्ली सल्तनत के अब यहाँ पर टाइमलाइन के बारे में बताया जा सकता है, जैसे स्लेव डायनेस्टी हो गई, खिलजी हो गई, तुगलक हो गया, सैयद हो गया और लोधी हो गए। अब यहाँ पर आ जाएंगे कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पर लेकर के आई गई थी। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गई। अब एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो खगोल शास्त्र है उसके बारे में अलबनूरी की किताब अल हिंद में भी हमें देखने को मिल जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने भी जो एस्ट्रोनॉमी उससे रिलेटेड कई सारे काम करवा रखे थे। बर्नी के भी जो राइटिंग है, बर्नी की भी जो किताब है उसमें भी हमें देखने को मिल जाता है। मेडिसिन के बारे में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी प्रैक्टिस की जाती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस पर भी किताबें लिखवा रखी हैं। एग्रीकल्चर के टाइम पे बात करते हैं तो अमीर खुसरो, अल बरूनी, इल्तुतमिश, इन सभी लोगों ने लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में बात कर रखा है। कहीं ना कहीं किस तरीके से लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस पर अपना एक अच्छा थॉट दिया था और अपने बारे में इसके बारे में भी बताया था। स्तंभधारी सिस्टम वगैरह के बारे में भी बता रखा गया था। इरिगेशन और डैम के बारे में अगर बात करते हैं, वाटर सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने कई सारी नहरें बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी वही साम इंस्टीट्यूशनलाइज करा दिया था, उसके चीज़ों को लेकर के आया था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने भी सेम यही इरिगेशन को लेकर के भी अलग अलग डैम बनवा रखे थे, नहरें बनवा रखी थी। मेटलर्जी को लेकर के बात करते हैं तो कॉइन, अलग अलग कॉइन सिस्टम बना रखे गए थे, पिघला करके फिर अल्टीमेटली उसके कॉइन बनाए जाते थे। ये बनाया गया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में भी बनाया गया था। टेक्सटाइल में देखें तो स्पिनिंग व्हील यानी कि जो चरखा चला करके अल्टीमेटली जो सूत काटना होता है उसको लेकर के बनाया गया था। शिप बिल्डिंग का काम किया गया था, इब्न बतूता के राइटिंग में देखने को भी मिल जाता है। आर्किटेक्चर में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मीनारेट सिस्टम देखने को मिल जाता है। आर्किटेक्चर में ज़्यादा काम तो नहीं हुआ था बट फिर भी कुछ काम यहाँ पर किया गया था जो कि हमें मीनारेट और अलग अलग तरीके के आर्किटेक्ट में देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करते हैं, ये तो हो गया कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या इंट्रोड्यूस किए गए थे। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई नई चीज़ अगर लेकर के आई जा रही है उसके बारे में। अब ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो समाज को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किए थे। इन्फ्लुएंस करने के लिए आप सीधे बता सकते हैं कि जो लोग थे वो राजधानियों में रहना शुरू कर दिए थे, ट्रेड और बढ़ गया था, बाहरी जो आक्रमणकारी थे वो भी अब आना शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं इंडिया के जो रिसोर्स है उसका ट्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लग गया था। तो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हमें कई तरीके के देखने को मिल जाते हैं। दोनों पार्ट को मिला करके लिखेंगे, मेरे ख्याल से अब आराम से आप लोग आंसर को मैनेज कर सकते हैं। नाउ दिस शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर बात किया जाए कि हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन। हम लोग स्पेक्ट्रम में या फिर आप प्रीलिम्स के दौरान में भी ट्राइबल मूवमेंट के बारे में पढ़ रखे होंगे, सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। जब ट्राइबल के बारे में बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं कि आखिर में ट्राइबल्स क्यों ब्रिटिश कॉलोनी के अगेंस्ट में रिबेलियस क्यों हो गए थे, आखिर में रिबेल क्यों बनते हैं। उसका सीधा कारण है इकोनॉमिक पावर, लैंड रेवेन्यू राइट्स हो गया और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं ट्राइबल की आइडेंटिटी उनके लैंड में होती है, उनके फॉरेस्ट में होती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। जहाँ पर कोई भी अगर मान लेते हैं कि ट्राइबल के इस राइट में या इस उनका जो आइडेंटिटी है या उनका जो एक डिपेंडेंस है, अगर उस पर किसी तरीके का इंट्रूजन होगा तो दे विल रिएक्ट बैक। और यही चीज़ देखने को हमें मिल जाता है जब हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी के जब इन्होंने इंट्रूजन किया तो हमें एक रिबेलियन, एक अपराइजिंग के तौर पर देखने को मिल जाता है। एक फ्लो चार्ट के बारे में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से ट्राइबल मूवमेंट कहाँ कहाँ पर हुए थे। जैसे इंडिया का मैप बना करके आप ये दिखा सकते हैं, जैसे चुआर अपराइजिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके से आपकी पहाड़िया रिबेलियन हो गया, फिर उसके बाद से भील अपराइजिंग हो गई, मुंडा अपराइजिंग हो गई, रामोसी अपराइजिंग हो गई, कोली अपराइजिंग, खोंड रिबेलियन और सांथल रिबेलियन, मुंडा। इन सब के बारे में देखेंगे तो 3 चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अपराइजिंग कौन सी है, कहाँ पर हुआ है और किस कारण से हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। आगे अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14 में अगर देखते हैं
तो यहाँ पर लिखा गया है कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पर जरा देखिएगा वापस से, यहाँ पर बोला गया है कौन कौन से, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया, उसके बारे में दिखा दिया गया, और यही सेम कंटेंट आप उठा करके डाल देंगे। क्या एक रिस्पांस के तौर पर क्या देखने को मिलता है, रिस्पांस के तौर पर वही रिबेलियन, अपराइजिंग्स, ये सब देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी डिटेलिंग इसकी मैं आपको, जो भी यहाँ पर हम लोगों ने अपराइजिंग या रिबेलियन के बारे में बात किया, इसकी आपको थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है, आपका आंसर तैयार हो गया है। 250 वर्ड इजीली यहाँ पर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज। कीवर्ड को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है रिसोर्स पोटेंशियल जो भी इंडिया के कोस्ट लाइन पर हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस किस तरीके से की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिल रही है। जैसे मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल गई थी, गुजरात के एरिया में देखने को मिल गई थी, बहुत ज़्यादा चक्रवात जो साइक्लोनिक इंसिडेंट होते हैं वो भी हमें देखने को मिल गए थे। तो एक क्वेश्चन बड़ा ही एक्सपेक्टेड लाइन पर था। इंट्रोडक्शन में आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं विद द फिजियोग्राफी ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, बता सकते हैं इंडिया की कोस्ट लाइन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ को ख़त्म होती है। 7500 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन हम लोग मानते हैं। एक मैप बना करके दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी कोस्ट लाइन और कोस्ट का नाम क्या क्या है। रिसोर्स पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे कि मरीन एक्वाटिक प्रोडक्ट हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, रेयर अर्थ मिनरल, पॉलीमेटालिक नोड्यूल, एनर्जी रिसोर्स को लेकर के और वाटर रिसोर्स को लेकर के। अब वाटर रिसोर्स में यहीं पर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि ये एक सैलाइन वाटर होता है, तो इस वजह से यहाँ पर सॉल्ट मेकिंग, सॉल्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी डेवलप की जाती है। इसके अलावा इस पानी को हम लोग डीसैलिनाइजेशन करके इसको ड्रिंकिंग वाटर में भी तब्दील कर सकते हैं, तो ये भी एक पानी का अच्छा सोर्स बनाया जा सकता है और कई सारी कंट्री और कई सारे एरियाज़ में इंडिया में किया भी जा रहा है। एनर्जी रिसोर्स के तौर पे बात कर सकते हैं, टाइड्स आते हैं तो टाइडल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, प्लस साथ में यहाँ पर जो पानी की वेव्स हैं उन वेव्स के थ्रू भी वेव की एनर्जी को निकाल करके एक्सट्रैक्ट करेगा एनर्जी सोर्स बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा रिसोर्स पोटेंशियल क्या है ये हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया। हजार्ड प्रिपेयर्डनेस के नाम पर आप सेंडाई फ्रेमवर्क के जो मेन प्रोविजंस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके की डिज़ास्टर आ रही है। दूसरा, हमें उस रिस्क की गवर्नेंस करनी होगी, यानी कि हम लोगों को एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइज करके रखना पड़ेगा कि अगर किसी तरीके की कोई आपदा आ भी जाती है तो हम लोग उस चीज़ को गवर्न कैसे करेंगे, उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। रिस्क रिडक्शन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी, जैसे कि आप कुछ यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, मैनग्रोव लगाए जा सकते हैं, जिससे कि जब किसी तरीके का अगर चक्रवात या किसी तरीके का कोई भी आपदा आता है तो उसको एटलीस्ट रिड्यूस किया जा सके। जो मेन आपके पास में सवाल रहेगा वो रहेगा प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस को लेकर के 2-3 चीज़ें लिखी जा सकती हैं, वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरीके से हम डेवलप कर पा रहे हैं, कौन से मिटिगेशनल मेजर्स हम लोग ले रहे हैं, किस तरीके से हम लोग रिहेबिलिटेशन करेंगे, किस तरीके से एरिया को वैकेट किया जाएगा, ये तरीका आप लोग लिख देंगे तो ये बन जाएगा आपका आंसर। ये भी हमारा क्वेश्चन बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था, आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई दिक्कत आनी चाहिए। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स। आपको बताना, आइडेंटिफाई करना है और साथ में आपको ये भी बताना है कि कौन से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो फ्लोरा एंड फाउना की डाइवर्सिटी को ही आपको दिखाना होगा मेनली। इसी को हम लोग बायोडाइवर्स रीजन भी बोल सकते हैं। नॉर्मली एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिल जाती है। इक्वेटोरियल एरिया या जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होते हैं वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। अब इसके लिए आप कर ये सकते हैं कि आप एक मैप बना करके, वर्ल्ड का मैप बना करके दिखाइए और ये दिखाइए कि फ्लोरा एंड फाउना में कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके की हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग है, जैसे कि आपका जैसे इंडिया में ओरिएंटल हो गया या फिर आपके पहले नियोट्रॉपिक हो गया, फिर इस तरीके से हमारे पास नाम है। वॉलेस लाइन की जो क्लासिफिकेशन है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। हालांकि ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंडिया के पर्सपेक्टिव में जब हम बात करेंगे तो हमें ये दिखाना ज़रूरी है। आखिर में वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डाइवर्सिटी को रिस्पॉन्सिबल होंगे। हालांकि ये आप लोग पढ़े हुए हैं बट थोड़ा सा आइडेंटिफाई यहाँ करना ज़रूरी है, क्योंकि डाइवर्सिटी जब आप आएगी तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर, प्रेशर और जो रेनफॉल है इसका एक हमें सम्मिलित रूप, इसका हमें एक क्यूमुलेटिव रूप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम डाइवर्सिटी में देखेंगे तो बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं जिसे हम इकोटोन भी बोलते हैं, और आपको पता है इकोटोन जहाँ जहाँ डेवलप होता है वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके अलावा एक्वाटिक और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये भी अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, दे हैव देयर ओन डाइवर्सिटी, और जहाँ पर मिलते भी हैं वहाँ पर और ज़्यादा इकोटोन बन जाता है, इस वजह से वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हो जाती है। अलग अलग टोपोग्राफी और अलग अलग टेरेन के कारण से भी हमें अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। बाकी इकोसिस्टम के आपस में रिलेशंस होते हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, पैरासाइट हो गया, न्यूट्रल हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, अमेंसलिज्म हो गया, तो इस तरीके से भी हमें एक रिलेशन देखने को मिल जाता है।
जब इंडिया में हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप नेचुरल वेजिटेशन दिखा देंगे, किस तरीके की कहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिल रही है। जैसे जब आप इस कोस्टल एरिया में आ जाएंगे तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, अंडमान निकोबार में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद से ड्राई डेसिडुअस होता है, यहाँ पर हमारा वेस्ट डेसिडुअस होता है, फिर ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग हो जाती है। बाकी यहाँ पर कोनिफेरस ट्री वगैरह हो जाते हैं। तो ये आपने दिखा देना है कि कहाँ पर किस तरीके का है, मैप बना करके आपको ड्रॉ करना है। यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू ड्रॉ द मैप इन दिस क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अब आपको ये भी दिखाना है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ के जो सेंचुरीज़ है उसकी सिग्निफिकेंस रेन फॉरेस्ट में क्या है, एक तो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बना के रखा है, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया अपने आप में, यहाँ पर कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह भी हैं, प्लस साथ में ब्रीडिंग सेंटर और कंजर्वेशन ग्राउंड भी बन जाता है। जितने भी इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है उसको यहाँ पर रखा भी जाता है। मेनी स्पीसीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। न्यूट्रिएंट साइकिल को ये बैलेंस भी कर रहा होता है, इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहा होता है, और बाकी बायोम को भी एक तरीके से कंजर्व करके रखता है और एक बायोम बनाता भी है। तो यह बता दिया आपने जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया। इस सवाल को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उलझ सकते हैं, बट एक्चुअल में जो सवाल है वो ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़े तेज़ी से करते आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, जीडीपी को मेंटेन कर रखे हैं, पर कैपिटा इनकम को लेकर के आ रहे हैं, नेशनल इनकम हमारी बढ़ते जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो हो नहीं पा रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना तेज़ी से आगे बढ़ते आ रहा है, आखिर में वो ह्यूमन डेवलपमेंट उतना तेज़ी से क्यों नहीं बढ़ रहा है, या फिर दोनों साथ साथ क्यों नहीं आगे बढ़े। तो आप सिंपली यहाँ बता सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करिए, डिफाइन करिए क्या चीज़ें हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर बता दिए, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। तो एजुकेशन के लिए तो सिंपली वही बता देना है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो वही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वही चीज़ यहाँ पर भी लेकर के आ सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव होती है, दूसरी क्वांटिटेटिव होती है। तो जब हम क्वालिटेटिव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर होता है कि एक्सेसिबल है कि नहीं, द रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल और नॉट एक्सेसिबल, और किस सेक्शन को ये एक्सेसिबल हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, चैनलाइजेशन किस तरीके का, अवेलेबिलिटी किस तरीके की है, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कैसी आ रही है। क्वांटिटेटिव में जब आते हैं तो यहाँ पर रिसोर्स कितना है, क्वांटिटी पर बात करते हैं, जीडीपी जीएनपी डेटा पर बात करते हैं। पर कैपिटा मतलब कि जीडीपी वर्सेस क्या पर कैपिटा निकल करके आ रहा है। जब जीडीपी में पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें पर कैपिटा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ आपको बताना है कि आखिर में ये डेवलपमेंट क्यों नहीं मतलब आगे बढ़ी, क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक साथ क्यों नहीं आगे गई। तो हमें यहाँ पर कई तरीके के रीज़न देखने को मिल जाते हैं। उसके पीछे केवल इकोनॉमिक रीज़न नहीं है बल्कि सोशल और पॉलिटिकल रीज़न भी है। तो आप एक टाइमलाइन बना सकते हैं हिस्ट्री की कि आखिर में किस तरीके से ये जो पेस है वो छूटी कैसे। तो आप बना सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर मौर्यन एज, फिर गुप्ता, लेटर गुप्ता, दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश कॉलोनी। अब यहाँ पर कारण आप बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कई तरीके के कल्चर और कई तरीके के रेसेस और डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस वजह से कोई भी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ में ज़्यादा इंटरमिंगल नहीं करी, एक दूसरे के साथ में युद्ध करते रह गई, और इस वजह से जो मेल काउंटर पार्ट थे वो उनकी डेथ होती गई, और फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर तमाम प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। दूसरा है जेंडर डिस्पैरिटी को लेकर के, कहीं ना कहीं जो पुरुष है वही आगे बढ़ते गए और महिला जो है वो पीछे निकलती गई। लेटर वैदिक पीरियड से ही हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह पर रिसोर्स एक जैसे नहीं है। जो राज्य जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स रहा, जैसे मगध, वो आगे बढ़ता गया और बाकी के जो राज्य थे वो पीछे पिछड़ते गए थे। इस वजह से भी अगेन ह्यूमन डेवलपमेंट उस तरीके का नहीं हो पाया जिस तरीके का बाकी एरिया डेवलप होते गया है। हिस्टोरिकल रीज़न अपने आप में भी आ जाते हैं, जैसे कि जो हमारे पास में वैदिक लिटरेचर्स वगैरह हैं उसने भी कहीं ना कहीं मेल डोमिनेशन हमें दिखाया, और ये लेटर वैदिक पीरियड में आकर के ये चीज़ और ज़्यादा मतलब बदलती गई, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मनुस्मृति वगैरह हो गई उसमें वो एक तरीके से बोलिए कि मतलब मेल डोमिनेटेड हो गया था। तो ये हमें अलग अलग तरीके के रीज़न देखने को मिल जाते हैं जिस कारण से ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पीछे रह गई, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट उतना तेज़ी से नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर बोला गया है कि फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960 इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड, प्रोवाइड रीजन। अब इंडिया जो होता है पहले नेट इंपोर्टर हुआ करता था, आप लोगों को भी पता है, बाद में फिर हम धीरे धीरे डेवलपमेंट किया और यहाँ पर हम लोग नेट फूड एक्सपोर्टर बन गए थे। बड़ा ही एक्सपेक्टेड और पुराना क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये मतलब पूछा जा चुका है, तो दिस इज यू कैन से अ रिपीटेड क्वेश्चन। इस रिपीटेड क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर नोट डाउन कर दिए गए हैं, और मेरे हिसाब से आराम से आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोगों ने देखा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लेकर के, और फिर हमारा ये डेवलपमेंट हो गया। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की गई 1970s के दौरान में, 1980s के दौरान में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आया गया, और रीजनल बेसिस पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई।
जैसे हिल एरिया के लिए अलग प्रोग्राम लाया गया, ड्रॉट एरिया के लिए अलग प्रोग्राम लाया गया, डेजर्ट एरिया के लिए अलग प्रोग्राम लाया गया, जो हमारा प्लेन एरिया उसके लिए अलग प्रोग्राम लाया गया। तो हम लोगों ने अलग अलग रीजन के अलग अलग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस हिसाब से फिर यहाँ पर देखना शुरू किया गया। तो जिससे कि जो कि क्रॉप जहाँ पर जैसी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है या फिर जिस तरीके की मतलब क्रॉप जहाँ पर लगाई जा सकती है, वो ऐसा काम यहाँ पर किया गया। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन किया गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सॉइल न्यूट्रिएंट, इन सब पर टेक्नोलॉजी डेवलप की गई और हमें इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम लोगों ने मिनिमाइज़ किया, मैकेनाइजेशन को लेकर क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया गया, इंटरनेशनल इंगेजमेंट की गई, जो हमारा एलपीजी रिफॉर्म है उसके बाद से हमारी और ज़्यादा इंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाया गया, फॉरेन प्लेयर्स को पार्टिसिपेट कराया गया, फॉरेन पार्टिसिपेशन को भी देखने को हमें मिल जाता है। कोल्ड चेन और स्टोरेज को इंप्रूव किया गया था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया गया, इंडस्ट्रियल सेटअप किए गए, वैल्यू चेन और सप्लाई चेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। तो ये हम लोग कई सारे यहाँ पर, हालांकि और भी कई सारे पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं, बट आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट। ये आई थिंक 8 से 10 पॉइंट के आसपास हैं, जिसमें हम लोग ये बता सकते हैं कि फूड इंपोर्टर से हम लोग फूड एक्सपोर्टर बन गए। उसके लिए हम लोगों ने हर एक कंपोनेंट पर ध्यान दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है, जहां पर बोला गया, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिसेस। अब एक सवाल एस्पिरेंट का आया हुआ था, तो वहाँ पर मेट्रो सिटीज़ या मेट्रोपोलिस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उस पर एक सवाल पूछा गया था। बट उस सवाल को अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअल में हम लोग अलग 2 तरीके के मेट्रो सिटीज़ बनाते हैं। एक होती है जो सेंसस सिटी होती है, दूसरी होती है जो स्टैट्यूटरी सिटी होती है। उसको हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेट्रोपोलिस आ गया, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो स्टार्ट करें तो आप वो बता सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है। तो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। डायग्राम बना दीजिए, रूरल इन्फ्लुएंस, अर्बन इन्फ्लुएंस, रूरबन फ्रिंज क्या चीज़ है और किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सिटीज़ डेवलप होती हैं। डोंट वरी, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, ये ज्योग्राफी और आपको ये एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये सारे टर्म एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अब आपको बताना है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, और ये अर्बनाइजेशन किस तरीके से गरीब को, जो पुअर क्लास है, उसको और ज़्यादा सेग्रीगेट कर दिया है, मतलब एक इकट्ठा कर दिया और मार्जिनलाइजेशन कर दिया, यानी कि मार्जिन पर आ गए हैं। तो ये आपको बताना है। तो ये रीज़न में आप बता देंगे, जैसे माइग्रेशन, क्योंकि जो लेबर फोर्स है या जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता है, एग्रीकल्चर फेल होने के बाद से और डिमांड होने के कारण से उसे फोर्सफुल्ली, यानी कि पुश फैक्टर यहाँ पर लगेगा और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो शहर में आकर के, अर्बन एरिया में आकर के इंडस्ट्रियल जो लेबर है वो काम करना शुरू कर देगा। तो एक पुश मिला है। इसके अलावा लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स के कारण से कहीं ना कहीं जो गरीब है वो एक मार्जिनल सेक्शन और एक जगह पर इकट्ठा होते जाएंगे, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है और जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो रिसोर्स पर एक प्रेशर पड़ेगा और उस रिसोर्स पर प्रेशर पड़ने के कारण से जो भी एक्सेसिबिलिटी होगी उसको ये गेन करने की कोशिश करेंगे। स्लम का डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं ये क्लास ड्वेलिंग होती है, इसको बोलते हैं क्लास ड्वेलिंग। तो ये जो स्लम एरिया या फिर जो इंडस्ट्री वगैरह एरिया होगा वहीं पर आसपास में रहेंगे, क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्ट का अपना कॉस्ट बचाना होता है। रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन पुअर, लैंड एक्सपेंशन, अर्बन स्प्रॉल भी जिसे बोल सकते हैं, और पोल्यूशन, इन सभी का इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाता है पुअर पर। एजुकेशन नहीं हो पाती है, पोल्यूशन के कारण से जो भी हेल्थ डिसीजेज वगैरह होंगी वो भी कहीं ना कहीं पुअर को ज़्यादा होंगी। उनके पास पैसे नहीं है तो उनके पास एक्सेस भी नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी तमाम दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये हम लोग दिखा सकते हैं कि यस, अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिसेस। तो आप इस स्टेटमेंट को मतलब एग्री करेंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वाइज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। आखिर में कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा है, मतलब कुछ जगहों पर देखेंगे बड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाता है और कुछ जगहों पर हमें फ्लूइड देखने को मिल जाता है, यानी कि ठीक है, चलता फिरता रह रहा है। तो आप स्टार्ट करिए कास्ट आइडेंटिटी को डिफाइन करके और इसकी इवॉल्वमेंट को किस तरीके से इवॉल्व किया जाता है। तो वैदिक सोसाइटी के टाइम पीरियड से स्टार्ट करिए। शुरू किया गया था वर्क को बैलेंस करने के लिए, लेकिन आज की डेट में अब ये एक बर्थ मार्क बन गया है। बर्थ से स्टार्ट होती है, आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस चीज़ को मेंशन भी किया गया है। कास्ट आइडेंटिटी दोनों बोथ मतलब फ्लूइड एंड स्टैटिक है। फ्लूइड के लिए यहाँ पर 5 पॉइंट बता दिए गए हैं, जैसे एजुकेशनल अवेयरनेस हो गई है, लोग अब इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लोग उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो जस्ट एक आपको टाइटल मिल जाता है, बट दैट्स इट। लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपको स्किल, आपके टैलेंट के बेसिस पर ज़्यादा देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन है कहीं ना कहीं जो ये पुरानी माइंडसेट है, ऑर्थोडॉक्सिटी है, जो एक डिफरेंट थॉट है, उसको हटा दिया है। इकोनॉमिक स्टेटस अब ज़्यादा मीनिंगफुल हो गई है, कास्ट से मैटर नहीं करता है, इकोनॉमिक स्टेटस अब ज़्यादा मैटर कर जाता है। अर्बनाइजेशन ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को और ज़्यादा डाइल्यूट किया है। बाकी इसके अलावा लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो अब ये मतलब हम कास्ट सिस्टम को डिवाइड करके नहीं देख सकते हैं, हमें लेबर फोर्स चाहिए होता है, हमें स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए होता है, तो उस तरीके से भी हमें देखना होता है।
लेकिन अभी भी कई जगहों पर आप देखेंगे तो स्टैटिक ये बहुत हार्ड कोर मतलब कंसेप्ट के तौर पर देखा जाता है। नॉर्मली गांव में देखा जाता है रूरल कल्चर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में जो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो लोग भी जैसा कास्ट है उसी हिसाब से वर्क भी करते हैं, उसी हिसाब से उनको इंपॉर्टेंस भी मिलता है। बाकी रिलीजियस और ट्रेडिशनल जो बिलीव्स रखते हैं उनमें उस एरिया में ये ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सोशल स्टिग्मा के तौर पर हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं जो लोग भी कास्ट प्रैक्टिस करते हैं उनके दिमाग में हमेशा बना होता है, तो ये भी एक चीज़ रहती है। पावर्ड डोमिनेशन के तौर पर भी देखा जाता है, और कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री में पावर को एंजॉय किया है वो अभी भी पावर को एंजॉय करने की कोशिश करता है, तो वही चीज़ एक स्टैटिक बिलीव बना देती है और कास्ट आइडेंटिटी को स्टैटिक बना देती है, स्ट्रांग बना देती है, हार्डकोर बना देती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन द एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। अब देखिए ये सवाल जो है ना बड़ा मतलब वेग टाइप का था, थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें पोस्ट लिबरलाइजेशन या फिर न्यू लिबरलाइजेशन भी जिसे बोल सकते हैं। न्यू लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे लासेस फेयर होना, फ्री मार्केट होना, गवर्नेंस जो गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है वो फ्री करना, लोग अपने टैलेंट के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं, ये होता है हमारा पोस्ट लिबरलिज्म। अब जो पोस्ट लिबरलिज्म है उसमें कई तरीके की हमें चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि इक्वलिटी के साथ साथ इक्विटी, हमें एक वर्क कल्चर में चेंज देखने को मिला, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाने लगी, जो ह्यूमन पावर है, जो ह्यूमन स्किल है उसको देखा जाना शुरू कर दिया गया इंस्टेड ऑफ देयर कास्ट, जेंडर पैरिटी होने लगी, वुमेन इंपावरमेंट हुआ, वो महिलाएं भी अब आगे बढ़ करके आने लगी, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है, मल्टी डाइवर्स बट इक्वल कल्चर हमें देखने को मिल जाता है कि हाँ ठीक है हमारे रेसेस, हमारे डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी सभी लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक साथ मिलकर के आ रहे हैं। अब एथनिक आइडेंटिटी और कम्युनलिज्म पर अगर एक एक करके बात किया जाए तो एथनिक आइडेंटिटी में जैसे कि इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी, अब अगर आप एथनिसिटी ही केवल मेंटेन करके रहेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और आपको आगे बढ़ना है तो रिसोर्स की शेयरिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको निकल करके बाहर आना पड़ेगा। पोस्ट लिबरलाइजेशन अगेन, तो एथनिक इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी हो गई, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट होना, कल्चर हो जाना, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, अब मतलब सरकार में गवर्नेंस में भी अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे तो उससे भी लोगों को एक मतलब एक मिक्सिंग और एक हमें फील देखने को मिल जाता है, एक कनेक्ट देखने को मिल जाता है। माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन का भी केस आ जाएगा। इसी तरीके से कम्युनलिज्म में जब आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिसोर्स और कम्युनिटी, अब जरा कम्युनिटी के बेसिस पर हमें देखना होगा, तो कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिल जाती हैं। एक एक कम्युनिटी अब अपना अपना डेवलपमेंट, अपना अपना ग्रोथ करने के लिए एक साथ सेग्रीगेट होगी, एक साथ मिल करके आएगी, एक सोशल ऑर्डर बन जाता है जहाँ पर कम्युनिटी अपना देखना शुरू कर देती है, इंडिविजुअल ना देख करके अपना देखना शुरू कर देती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है अलग अलग कम्युनिटीज़ में, जैसे कोई कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, दूसरी कम्युनिटी पीछे रह गई है, तो एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी हमें देखने को मिल जाती है। पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस आ जाते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव दोनों तरीके के इम्पैक्ट हमें देखने को मिले हैं पोस्ट लिबरल इकोनॉमी के बेसिस पर। तो आई थिंक ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है विद सम जॉटिंग्स, विद सम आंसर, विद सम स्ट्रक्चर, और बाकी आप लोग इसको लिखिएगा। एक ओवरऑल प्रैक्टिस करें, एक ओवरऑल सेंस में देखें कि क्या क्विक एनालिसिस किया जाए कि किस तरीके का ये हमारा मेंस का पेपर रहा है और आगे किस तरीके की हम लोग स्ट्रैटेजी वगैरह ले सकते हैं। तो एक अगर सिलेबस देखेंगे तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये हमारे 5 सेक्शन आ जाते हैं। ज्योग्राफी में फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी ये पार्ट आ जाती है। इसमें अगर देखेंगे तो एंशिएंट और मेडिवल से तो हालांकि ज़्यादा नहीं, एक ही सवाल था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें मेडिवल से भी देखने को मिला है। एंशिएंट से हमें काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिले और मॉडर्न से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिले हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, इन दोनों को इग्नोर किया गया है। हालांकि जो पोस्ट लिबरलाइजेशन वाला केस है, यू कैन कंसीडर इट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट डायरेक्टली ऐसा कुछ है नहीं। मेनली यहाँ पर एंशिएंट वाला जो पार्ट है, मेडिवल वाला जो पार्ट है और जो मॉडर्न वाला पार्ट है, इन तीन को मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, यही हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बनते जा रहा है। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री पिछले 3-4 सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको मतलब ये कहीं ना कहीं ये दोनों पार्ट अब धीरे धीरे इग्नोर किया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे इस पर काम नहीं चलेगा, इस पर भी काम चलेगा, इस पर भी चीज़ें चल रही हैं। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हार्ड कोर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जैसे कि फ्योर्ड वाला जो केस था, जो फ्योर्ड वाला क्वेश्चन है, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी वाली चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक्स यानी एनसीईआरटी की रीडिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये मल्टी डायमेंशनल भी पूछे गए हैं, तो ये जो मल्टी डायमेंशनल है, इस क्वेश्चन को हमें काफ़ी फोकस करने के देखने की ज़रूरत है। इंडियन सोसाइटी एक ऐसा सेक्शन था जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी बैलेंस था, बट
वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस आप इसको मतलब इस पेपर में स्किप किया गया है। क्या आखिर में फ्यूचर स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है? अगेन आपको फॉलो करना है जो आपकी बेसिक बुक्स हैं और प्लस साथ में स्टैंडर्ड बुक्स। आपको बेसिक बुक के तौर पर जो आपके एनसीईआरटीज़ हैं उनको आपको फॉलो करना है, उनको देखना है, प्लस साथ में जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उन स्टैंडर्ड बुक को भी आपको रीड करना है। जैसे एंशियंट के लिए या मेडिवल के लिए आप जो है बुक आई थिंक दहिया बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम ही फॉलो करते हैं। तो इन सबको आप प्रैक्टिस करते रहिए, इन सबको आप देखते रहिए। कहीं ना कहीं एंशिएंट और मिडिवल की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रही है, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। न्यूज़पेपर की रीडिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट लिंक हो रही हैं, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी की जो पूरी कंटेंट आई है, ये इंडियन सोसाइटी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर बेस्ड ही थी, तो एक बार इसको फॉलो करिएगा। ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता है कि आप द हिंदू ही पढ़ें, आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सी भी एक पढ़ सकते हैं। आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू गो टू विथ इंडियन एक्सप्रेस, यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको एक थॉट जनरेट करना होगा, मतलब आपको एक आइडिया भी जनरेट करना होगा। आप अपना एक थॉट, अपना खुद का एक थॉट बना करके रखे रहेंगे हर एक इशू पे। कोई भी इशू आ रहा हो, आप अपना खुद का भी एक सेल्फ थॉट जिसको बोलते हैं वो भी बना करके रखिएगा। बाकी इसी तरीके से हम लोग आगे डिस्कस भी करते रहेंगे। कोई डाउट रहेगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई हुई है, वहाँ पर आप उसको प्रैक्टिस मतलब वहाँ से अपने डाउट को पूछिएगा। बाकी जीएस के लिए हम लोग जीएस पेपर नंबर 2 जो हुआ है पॉलिटी का सेक्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।